धमकियां दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर लेने की। 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर लाल किले में कहे कि हम गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। हाय गाइस, चलिए इस वीडियो क्लिप में हम ये देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में बैठे कुछ पैनलिस्ट ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मोदी जो कहता है वो ज़रूर करता है, और एक ख़ास मोदी के उस भाषण को वो रेफ़र कर रहे हैं जब मोदी ने आज़ादी यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से खड़े होकर डंके की चोट पर खुल्लम खुल्ला कहा था कि हम गिलगिट और बलूचिस्तान को सपोर्ट देंगे। वही वो डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट की वो सिर्फ सपोर्ट नहीं दे रहे उनको, वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मोदी कर रहा है और बहुत जल्द गिलगिट बलूचिस्तान को वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेगा। आइए इस पैनलिस्ट के आगे की परिचर्चा सुनते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान कितना मौसर किरदार अदा कर रहा है? आप इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के तौर पर हैं, तो ये बताइए कि गुज़िश्ता बरस नवंबर से आपने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, कितना मौसर किरदार है पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल को हाईलाइट करने में, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी और ग्लोबली व्यूवर्स ये जान सकें कि पाकिस्तान ने अब तक इस मसले को हाईलाइट करने में, इंडिया की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर उसको एक्सपोज करने में पाकिस्तान मिशन टू द यूएन जो है वो उसने कितनी एक कोशिशें की आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के हवाले से? हिंदुस्तान के खैर खा बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनके पास वीटो पावर्स भी हैं, तो उससे वहां से फैसला निकालना बावजूद वो वीटो पावर के एक मुश्किल काम है। पर जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी ओपिनियन चेंज करना वो जरूर की भी है, और वहां से हमें सपोर्ट मिला है। पर वो फिर के आते हैं कि जी आप बायलैटरली इसको रिजॉल्व कर लें, इन्फोर्समेंट हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है हिंदुस्तान को मनवाने के लिए, तो आप बायलैटरली बात कर लें। तो इस तरह से वो हट जाते हैं एक कॉन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान से लेने के लिए। बेजी चले इजाज़ जवान साहब। थैंक यू वर्मा जी। देखिए, आपने पाकिस्तान के अंदर की बात की, ये मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका मिनिस्टर राजनाथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एलानिया कहें, मीडिया पे कहें, लाल किले में 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर कौमी खिताब में कहे कि हम गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान। रॉ का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर, जिसको खुद हिंदुस्तान ने एक फेक पासपोर्ट और फेक आइडेंटिटी देकर भेजा, वो पकड़ा हुआ आज भी हमारी जेलों में पड़ा है। इतनी एविडेंस के बावजूद फिर आपने चाइना के कॉन्सुलेट के ऊपर हमले की बात की, ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, इसमें अब बीएलए की चाइना से क्या दुश्मनी है? क्या इसको लिंक करना इतना मुश्किल है? और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें एनडीएस और रॉ दोनों इन्वॉल्व हैं। रॉ इसकी मास्टरमाइंड है जी। अब ये सारा कुछ एलानिया हो रहा है, तो फिर इसका देखना यह है कि दुनिया इतनी बेइज्जती क्यों कर रही है, और फिर अगर दुनिया इससे सरफ नजर कर रही है तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है, चाइना ने क्या करना है, वो हमें कौन से इकदाम उठाने पड़ेंगे, जब यही जो इंडिया के खैर खा बने हुए हैं, जिनका नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ कोइंसाइड कर रहा है, जिनका मुआशी मफाद और चाइना के दुश्मनी या चाइना के खिलाफ ट्रेड वार उनको कोई हरकत नहीं करने देती। जी जी जी, फिर उन इंटरेस्ट को हिट करना होगा, उसके लिए अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन करनी होगी, हालात को उस नहज पे ले जाना होगा कि ये सब लोग फिर अपने उस इंटरेस्ट को खतरा महसूस करें। इस तरह से पॉलिसी नहीं बदलती है सिर्फ ओपिनियन से, इनको नुकसान जब होता रहेगा फिर इनकी पॉलिसी बदलेगी। अमेरिका को और फ्रांस को, बरतानिया को हम कन्विंस कर सकें
कि भाई आप इन्फोर्समेंट एक्शन पे आए तो वो होगा, पर मेरे ख्याल में इस वक्त उनके इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ इतने गहरे हैं कि वो इस किस्म का फैसला निकलने नहीं देते हैं। पर हमने कोशिश तो करनी है और कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कोशिश कर भी रहा है और कोशिश करनी भी है। एम्बेसडर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इसका एक लीगल इशू है और दुनिया कहती है बायलैटरली हल करें। भाई जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को नहीं मानता और यूनिलैटरली एक स्टेटस को उसने तब्दील करके उन रेजोल्यूशंस को उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया है, जिसने शिमला एग्रीमेंट को उठा के विंडो से यकसर बाहर फेंक दिया और ये कह दिया है कि कश्मीर को 1948 में यूएन में ले जाना ही नेहरू की गलती थी और हमने उस गलती को दुरुस्त कर दिया है। ये जिस इंतहा पसंद हुकूमत का स्टैंड ही ये है, उसके साथ बायलैटरल बातचीत क्या होगी? इस खित्ते में हालात को उस नहज पे ले जाना पड़ेगा। मैं ओपन कहता हूं, मिलिटरीली उस नहज पे ले जाना पड़ेगा कि लोग दौड़ते हुए आए और इस खित्ते में अपने मफादात का दिफा करें। जो उनकी बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसका दिफा उनकी मजबूरी बन जाए। आज़ाद कश्मीर के दोस्तों को इजाज़त दे दें कि जाएं और अपने बहन भाइयों की मदद करें, उनकी माली मदद करें, उनको हथियार प्रोवाइड करें। अब ये सब कुछ फ़र्ज हो चुका है। अब ये वो डिप्लोमेसी के और नाइसिटीज़ के और इखलाक की बातों के और वो लॉलीपॉप्स का ज़माना जो है वो बहुत देर हो चुकी है। अब हमें कोई अमली कदम उठाना होगा, वरना हिंदुस्तान तो हमें धमकियां दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लेने की। वो गलवान के एरिया में और इसमें इजराइल और इंडिया मिलके बेसिस बनाना चाहते हैं। वो वहां पे 25,000 आदमियों को डोमिसाइल देके डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। वो जो कश्मीर की मेन लैंड है उसको वो लीज आउट करके तिजारत के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पे लाना चाहते हैं। तो जब वो ये सब कुछ करने के लिए एलानिया कह रहे हैं तो फिर उनको बजोरे बाजू रोकना पड़ेगा। लेकिन जो मुल्क यूएन रेजोल्यूशन को ही ठुकरा रहा है, उसे जो कहता कर रहा है, ये इशू ही नहीं है, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस ही चेंज कर दिया है कश्मीर का, जिसने उसे अपनी यूनियन टेरिटरी में एब्जॉर्ब करने का ऐलान करके अपना नक्शा जारी कर दिया है, जिसने अपने आईन में अमेंडमेंट करके यूएन रेजोल्यूशन को नजरअंदाज कर दिया है, ऐसी गवर्नमेंट को आप कौन सी जबान से समझा सकते हैं? डिप्लोमेसी के साथ साथ लॉबिंग का बड़ा अहम किरदार है। अब आखिरी मिनट है, सिर्फ इसमें बताइए कि अपने वसी तर सफारती कैरियर को मद्देनजर रखते हुए कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जहां पे यूनाइटेड नेशंस है, दुनिया भर में आपने सर्व किया है, लॉबिंग में हमारी क्या ग्रे एरियाज हैं, क्या कमजोरी है जहां पे हमारे कोर इश्यूज? जी ये मैं बताता हूँ। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स यहाँ हैं जी, उसमें से हमारी जो सिफारत खाने हैं वो कोई 90 के करीब सिफारत खाने हैं। 100 से ज्यादा मुल्क हैं जहां हमारे सिफारत खाने हैं नहीं, और हमारी जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ यहाँ यूनाइटेड नेशन से होती हैं उनके साथ। हिंदुस्तान बहुत एक्टिव है, उसने पैसा खूब लगाया है छोटे मुल्कों के ऊपर, और ये हमारा चैलेंज है कि किस तरह से विदाउट द रिसोर्सेज जो होती हैं, डिप्लोमेसी में भी रिसोर्सेज की जरूरत है, लेन देन होती है, तो इसके बावजूद हम किस तरह से हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अभी जो परिचर्या में आपने भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, सफल कूटनीति तथा विश्व मंच पर बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में सुना, और वह भी ऐसे लोगों के मुंह से सुना जो शायद ही भारत के बारे में अच्छा सुनते हैं। यह सभी चीजें देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हाँ, यह बात अलग है कि इस देश में भी कुछ ऐसे करना वो जरूर की भी है और वहां से हमें सपोर्ट मिला है, पर वो फिर के आते हैं कि जी आप बायलैटरली इसको रिजॉल्व कर लें, इन्फोर्समेंट हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है हिंदुस्तान को मनवाने के लिए, तो आप बायलैटरली बात कर लें। तो इस तरह से वो हट जाते हैं एक कन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान से लेने के लिए। बेजी चले इजाज जवान साहब। थैंक यू वर्मा जी। देखिए, आपने पाकिस्तान के अंदर की बात की, ये मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका मिनिस्टर राजनाथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल
एलानिया कहें, मीडिया पे कहें, लाल किले में 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर कौमी खिताब में कहे कि हम गिलगित और बल्तुस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान। रॉ का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर जिसको खुद हिंदुस्तान ने एक फेक पासपोर्ट और फेक आइडेंटिटी देकर भेजा, वो पकड़ा हुआ आज भी हमारी जेलों में पड़ा है। इतनी एविडेंस के बावजूद फिर आपने चाइना के कॉन्सुलेट के ऊपर हमले की बात की, ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, इसमें अब BLA की